Academy, your ideal place for IIT JEE, NTSC, NEET and Olympiad. So today we are going to start the chapter 5 of your geography, minerals and energy resources. Now we talk about the weightage of this topic. So in your CBSE exams, 1 mark question, 3 mark question and long answers could be asked from this chapter. And if you go for NTSC, any of the objectives could be asked from this chapter. So we will be preparing for the MCQs, the 3 marks and the 5 marks questions. Now, what are minerals? होते क्या है minerals? क्या use है इन चीज़ों का हमारी day to day life में? But before that, we would be studying the basic definition, because once you being asked कि what are minerals, you should be able to define it. तो क्या होती है definition wise जाए तो जो geologist हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे homogeneous naturally occurring substances with a definite structure. Now you all must be aware of the term homogeneous. Homogeneous आप साइंस में भी पढ़े हैं. homogeneous का मतलब ये होता है similar. जितने भी अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उस सब्सटेंस को बनाने वाले वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए. सो होमोजेनियस नेचुरली ऐसे सब्सटेंस जो आर्टिफिशियली नहीं बनाए जा सकते, दे आर फाउंड इन द मदर नेचर. होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विथ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. तो हर जो भी स्ट्रक्चर, जो भी मिनरल है उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है. So this would be the definition of a mineral. So whenever asked, you should be able to tell कि what is a mineral? It is the homogeneous naturally occurring substance with a definite structure. Or you could modify the definition as per your knowledge. Now अब minerals के uses की बात की जाए तो ये बहुत ही wide categorized हैं. हम short में देखेंगे कि क्या uses हैं. पहला हम देखेंगे हमारी daily uses. अगर आसपास एक बार नजर फैलाएं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे किसी न किसी मिनरल का यूज ना हो रहा हो. इफ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, द नेल पेंट्स यू आर यूजिंग, द ऑर्नामेंट्स यू आर वेयरिंग, ये सब जो है नेचुरली अकरिंग किसी न किसी मिनरल में, किसी न किसी मिनरल से बने हुए होते हैं. हमारे आसपास जो भी बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन, सपोज कोई बिल्डिंग है तो उसमें पेंट, सीमेंट, जो भी चीजें हो रही होती हैं वो सारी जो है मिनरल्स की बेसिस पे ही बनते हैं. अगर हम बात करें टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसमें मिनरल होता है. अगर हम बात करें हमारे बुक्स, जिस भी चीज़ की कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं, इनफैक्ट द मोबाइल फोन्स विच वी आर यूजिंग, किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ में जो है कहीं ना कहीं मिनरल का छोटा मोटा रोल जो है हो रहा होता है. खाना जो हम बनाते हैं, लाइट्स जो अवेलेबल होती है, जो हम देखते हैं, फैन, AC, एवरीथिंग, दे ऑल आर वर्किंग ऑन एनी ऑफ द सोर्स ऑफ अ मिनरल. ये इसके डेली यूसेस है. आप अपने लैंग्वेज में उसे अपने लैंग्वेज में उसे आराम से लिख सकते हैं. अगर हम बात करें बॉडी यूज की तो हमारी जो बॉडी है मिनरल से बनी हुई है. हालांकि जो कंपोजिशन है वो काफ़ी माइन्यूट है एंड जो हमारा डेली इनटेक भी होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो भी उसमें बहुत ही माइन्यूट इनटेक होता है जो भी मिनरल्स हम लेते हैं डाइट का. बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं मिनरल्स हमारी बॉडी के. वेदर इट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, ये सब ऐसे मिनरल्स हैं जिसके बिना अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी की कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है कैरी आउट हो सके तो वो पॉसिबल नहीं है. सपोज आयरन, Fe, आयरन नहीं होगा तो हमारा ब्लड, हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन और आयरन से मिलके ही बनता है. ब्लड के अंदर जो हमारा बीपी लो हाई होता है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो पूरी बॉडी का जो भी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल दैट वी टेक इन आवर डेली लाइफ. तो ये सारे जो है हमारे बॉडी यूजेस हो जाते हैं इन मिनरल्स के. बहुत वाइडली कैटेगराइज्ड हैं. आपके पास काफ़ी सारा रहेगा अवेलेबल कंटेंट कि आपको अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि राइट रोल ऑन मिनरल्स इन आवर डेली लाइफ और ऑन द बॉडी यूज, तो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर और द वे दे वुड बी आस्किंग इन योर एग्जाम्स. Now we would be studying about the classification of the minerals.
So what is the best way to study a classification? I would be suggesting कि better होगा हमेशा classification को एक टेबल के फॉर्मेट में ले, सो दैट उसे मेमोराइज करना जो है इजी रहे. अब मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. फर्स्ट वुड बी मेटेलिक मिनरल्स, सेकेंड वुड बी नॉन मेटेलिक, एंड द थर्ड वुड बी एनर्जी मिनरल्स. ये 3 टाइप के क्लासिफाइड मिनरल्स होते हैं. अब मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें, तो साइंस में आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हो मेटल्स के बारे में. केमिस्ट्री में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फलाना फलाना, इनके अलग अलग डिफरेंसेस आप साइंस में अच्छे वे में पढ़ चुके हो. तो उन्हीं के बेसिस पे जो है सोशल में भी अपन इसको क्लासीफाई करते हैं, बट कुछ और भी कैटेगरीज होती हैं. मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस. अच्छा, तो फेरस एज द नेम सजेस्ट, Fe, दैट मीन्स ऐसी चीज जिसके अंदर जो है आयरन कंटेंट होता है. तो फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो वाले मिनरल्स जिसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा कंटेंट जो है आयरन का होता है. नॉन फेरस ऐसे मिनरल्स जहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका बिल्कुल भी आयरन का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है. नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स होते ही नहीं है. इसमें आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, आयरन, कोल, मेनी आर देयर. नॉन मेटल्स की बात करें तो ऐसे जिसमें बिल्कुल भी आयरन कंटेंट नहीं होता है, और फिर मेटल्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉन मेटल्स के अंदर नहीं आती. एग्जांपल ले सकते हैं आप, कॉपर, ग्रेफाइट, लेड, ये सारे जो हैं नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ सकते हैं. फिर एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो एनर्जी मिनरल्स वो होते हैं जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइटनिंग में, खाना जो बनाते हैं उसमें, जो भी व्हीकल्स है रन कर रहे होते हैं, कोई भी पावर प्लांट है वो चल रहा होता है, तो इन सब चीज़ों में जो है एनर्जी मिनरल्स का यूज होता है. कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो है एनर्जी मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं. सो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है. अब किस सोर्स से ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, वर्ल्ड में कैसे कैसे मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम इसे स्टडी करेंगे. तो बेसिकली 5 वेज होते हैं. द फर्स्ट वन इज इन द igneous and metamorphic rocks. अब igneous rocks क्या होते हैं, metamorphic rocks क्या होते हैं, ये आप अपने पुरानी क्लासेस में 6th, 7th, 8th में अच्छे से पढ़ चुके होंगे. तो igneous rocks और metamorphic rocks के अंदर cracks, joints जब डेवलप होते हैं, तो इन रॉक्स के अंदर जब इस तरह की जो भी प्रोसेसेस हैं डेवलप होंगे, तो जो भी नीचे इनर साइड में जो भी मटेरियल होगा वो ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ इमेंस प्रेशर, और ऊपर आकर मोल्टन फॉर्म में, और ऊपर आकर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. अच्छा, अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब काफ़ी माइन्यूट अमाउंट में जो है ट्रेसेस मिलते हैं, तो माइन्यूट वाले को बोले जाएंगे वेन्स, दैट इज स्मॉलर अकरेंस. एंड अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो इट वुड बी लोब्स, दैट वुड बी मेजर अकरेंस. अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के आप एग्जांपल दे दीजिएगा, तो इट वुड बी लाइक आयरन, कोल, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे. तो ये जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि इस तरह से जो है ये मिनरल्स जो है इन रॉक्स के अंदर मिलते हैं. देन another one is occurring in the different type of rock, that is the sedimentary rock. अभी I am sure you must be aware of the word sedimentary. Sedimentary means decomposition और accumulation of layers, sediments. तो इकट्ठे होते जा रहे हैं,
वो वाला प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का। तो रॉक्स में यहाँ पे क्या होगा, एक लेयर चढ़ती जाएगी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल। फिर एक और टाइप होता है, इसमें क्या होगा, जो भी रॉक्स हैं, ठीक है, नॉर्मल एनी काइंड ऑफ रॉक, प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा, जैसे ही प्यूरिफिकेशन हम कर रहे हैं इस रॉक्स में, तो क्या होगा, जो सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जब भी प्यूरिफिकेशन हम करेंगे इन रॉक्स में, सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, एक साइड सेटल हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचेगा क्या, वेदर्ड ओर, रेसिड्यूल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट रेसिड्यूल वेदर्ड ओर। इस ओर के अंदर से जो है फिर फर्दर एक्सट्रैक्शन होता है किसी भी मिनरल का। अब एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह के जो मिनरल्स होते हैं जिसमें इस तरह का प्रोसेस होता है, तो हम बात कर सकते हैं बॉक्साइट, ऐसा मिनरल जिससे जो है आगे चल के एल्यूमिनियम फॉर्म होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि सोडियम सॉल्ट्स, पोटाश सॉल्ट्स, जिप्सम, ये सारे मिनरल्स जो है सेडिमेंट्री डिकम्पोजिशन से मिलते हैं और इस वाले प्रोसेस से हमें जो है बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट इज ओके, तो 3 टाइप्स पे हम देख चुके हैं। पहला था इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का, सेकंड वाज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड नॉर्मल रॉक्स है, उस पे जो है डिकम्पोजिशन हुआ है, प्यूरिफिकेशन होगा, तो जो भी सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और जो रेसिडुअल वेदर्ड मटेरियल मिलेगा और के फॉर्म में, उसका प्यूरिफिकेशन करके हमें जो है हमारा मिनरल मिल जाएगा। द फोर्थ टाइप इज इन द सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत रिच होती है मिनरल कंटेंट्स में, बस ये है कि थोड़ा सा जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब एलुवियल सॉइल के अंदर क्या क्या ट्रेसेस मिल सकते हैं, तो सबसे जो है वैल्यूबल ऑर्नामेंट, अगर हम बात करें हमारी कंट्री में विमेंस का जो फेवरेट होता है गोल्ड, सोना, जो है हमें एलुवियल सॉइल के अंदर जो है मिक्स्ड मिलता है। हालांकि जो गोल्ड है, सी वाटर की भी बात करें तो पानी के अंदर भी गोल्ड की जो है माइन्यूट ट्रेसेस जो है मिलते हैं। फोर्थ वन वुड बी एलुवियल सॉइल। फिफ्थ बात करें तो इन मिक्स्ड विथ ओशन वाटर सॉल्ट्स। अच्छा, तो ओशन वाटर जो है ऑलरेडी वी आर अवेयर कि बहुत सारे रिच जो है सॉल्ट्स उसमें मिक्स्ड रहते हैं। अब इसमें सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है इस ओशन वाटर के अंदर जो है अवेलेबल होती हैं। तो ये जो है टाइप्स हैं जिसके अगर इनके हिसाब से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्लासिफिकेशन लिखिए कि जो भी मिनरल्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो आप ये 5 टाइप्स आराम से जो है लिख सकते हैं कि 3 टाइप्स तो रॉक में होते हैं, एक मिल जाएगा मिट्टी में एलुवियल सॉइल में और एक मिल जाएगा ओशन में। तो आपका ये पूरा आंसर जो है माइंड अप इजीली हो जाएगा। So now we would be studying the classification of minerals. तो ऑलरेडी जो चार्ट हमने बनाया था, if you could recall, उसमें हमने लिखा था मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में हमने देखी थी काइंड्स, उसमें था फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस। तो सबसे पहले जो है हम फेरस मिनरल्स देखेंगे। फेरस मिनरल्स, इंडियन मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें तो फेरस मिनरल्स जो है 3/4 पोर्शन उसका बनाते हैं। अब फेरस मिनरल्स में सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग द आयरन ओर। ओके, अब आयरन ओर की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ आयरन ओर आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। 2 टाइप्स के, पहला है मैग्नेटाइट एंड अनदर वन इज हेमेटाइट। मैग है, नेटाइट, ठीक है, थोड़ा सा अपना खुद का एक क्लू बना लीजिएगा कि इजीली याद रहे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट जो है प्योरेस्ट आयरन की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसके अंदर 70% फेरस होता है। हेमेटाइट थोड़ा सा मिक्स्ड होता है, ज्यादा प्योर नहीं होता है, बट स्टिल इट हैज 50 to 60% ऑफ
iron traces. तो पहला, in case if you are being asked in exam, you should answer it in this manner कि 3-4% जो है टोटल मिनरल्स का बनाते हैं. उसके बाद आयरन ओ जो है इंडिया में अवेलेबल 2 टाइप्स का होता है, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट. मैग्नेटाइट जो है 70% आयरन होता है, हेमेटाइट जो है 50 to 60% आयरन होता है. अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि मेजर बेल्स क्या है. मेजर आयरन बेल्स हमारी कंट्री के क्या क्या है, कहाँ पे जो है आयरन का डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा है. तो सबसे पहले इट वुड बी द ओडिशा झारखंड बेल्ट, देन इट वुड बी द दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. ये वाला बेल्ट हो जाएगा. इसके बाद बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, कर्नाटका, ये सारे प्लेसेस कर्नाटका में है. ये वाला बेल्ट होगा. द लास्ट वन वुड बी महाराष्ट्र, गोवा. तो महाराष्ट्र में जो है रत्नागिरी साइड ये जो भी आयरन ओर्स डिपॉजिट्स है वो अवेलेबल है. अब अगर हम बात करें फाइनेस्ट क्वालिटी जो कि हमारा मैग्नेटाइट था, तो दुर्ग बस्तर साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर बेल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. इंडिया जितना भी यूज होता है उसके बाद जो अवेलेबल रिजर्व्स होते हैं उसको बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट यहाँ से करवाता है. ओके, अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया जो है यहाँ से बचने वाला जो भी रिजर्व होता है वो जापान को जो है एक्सपोर्ट करता है, और इसके लिए मैंगलोर पोर्ट जो है यूज किया जाता है. अगर इधर की बात करें बेल्लारी, चित्रदुर्ग एंड चिकमंगलूर, तो यहाँ पे एक माइन है कुद्रेमुख. कुद्रेमुख माइन जो है वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका, यहाँ पे मिलती है. अब ये एक्सक्लूसिव ऐसा एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट यूज में किया जाता है. मतलब यहाँ पे मिलने वाला जितना भी आयरन रिजर्व होता है वो बेसिकली इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट यूज के लिए करती है, दूसरी कंट्रीज में भेजने के लिए. अब एक और चीज है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रैक्शन जो है ओर्स के फॉर्म में होता है. तो ये ओर्स जो है इसे प्यूरिफाई नहीं करते हैं, स्लरी फॉर्म में होता है. मतलब काफी सारी इम्प्यूरिटीज मिक्स होती है, और ये पूरा जो स्लरी है पाइपलाइन डाली जाती है. पाइपलाइन के थ्रू से जो भी नियरेस्ट पोर्ट होता है वहां तक ट्रांसफर किया जाता है और वहां से फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. तो ये बेल्ट. नेक्स्ट लास्ट इज महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट. तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मिलने वाला जो आयरन ओर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, बट स्टिल ऐसा है कि हाँ, हम इंडिया में छोटी मोटी चीजों में जो है उसका यूज कर सकते हैं. तो पहला जो है आयरन ओर क्लासिफिकेशन, मेजर बेल्ट्स, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं लाइक कुद्रेमुख. अच्छा, एक और चीज मैं बताऊंगी, कुद्रे कन्नड़ लैंग्वेज में हॉर्स माउथ होता है. ठीक है, तो थोड़ा सा उसे इस वे में आप याद कर सकते हैं, कुद्रेमुख हॉर्स माउथ. ठीक है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका, एक्सपोर्ट यूज होता है. तो मेजर, और कुद्रेमुख जो है वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट आयरन ओर डिपॉजिटेड फील्ड भी है. तो इसे इस वे में भी आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद ओडिशा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, बेल्लारी, महाराष्ट्र, ये सब भी है. तो इसे इस फॉर्मेट में जो है आप याद कर सकते हैं. सो अनदर मिनरल वी वुड बी स्टडीइंग अपार्ट फ्रॉम आयरन ओर इज मैंगनीज. ये भी जो है फेरस मिनरल है जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है. तो क्या क्या लिखना है इसके अंदर, सबसे पहले इसके यूजेस, उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. तो यूजेस की बात की जाए तो क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है इसलिए स्टील को बनाने में. इसके बाद जितने भी फेरो मैंगनीज अलॉय होते हैं, आई थिंक आपको पता होगा अलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो अलॉय, स्टील, फिर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अंदर इसका यूज होता है. जो पेंट्स होते हैं वॉल्स पे उनके अंदर मैंगनीज यूज किया जाता है. इंसेक्टिसाइड्स जो बनाए जाते हैं उसके अंदर भी जो है मैंगनीज यूज किया जाता है. तो ये काफी सारी वाइड वैरायटीज ऑफ यूजेस है जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. इंडिया की बात की जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ है इसका फील्ड, तो ओडिशा, द ओनली स्टेट जहाँ पे इसका अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन होता है.
ferrous minerals we have studied. Now we will be taking the non-ferrous minerals. तो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से दो मिनरल्स दिए हुए हैं, कॉपर एंड बॉक्साइट. तो इसे कैसे आप लोग लिखेंगे एग्जाम में? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड बी राइटिंग द यूसेस, देन द एरियाज. तो कॉपर की बात की जाए तो शायद आप लोगों ने सुना होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कॉपर आता है. फिर कॉपर की बात की जाती है कि कॉपर भले ही नॉन मेटल है पर ये काफी जो है मैलेबल एंड डक्टाइल होता है. इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स केबल्स होते हैं वो यूजुअली इसके बने होते हैं. तो सबसे पहले यूजेस की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं उसके अंदर इसको यूज करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी घर में है हमारे, उन सब में कहीं ना कहीं माइन्यूट ट्रेसेस होता है कॉपर का. इसके बाद कई सारी जो है केमिकल इंडस्ट्रीज, वहां पे भी जो है कॉपर को यूज करते हैं. आज से कई साल पहले की बात की जाए तो कॉपर के कॉइन्स भी चलते थे जो अब तो शायद बैन हो गए हैं, पर उस टाइम पे नहीं यूज किया जाता था. एरियाज की बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं तो बालाघाट एमपी में है. बालाघाट में अकेले 52% रिजर्व जो हैं कॉपर के अवेलेबल हैं. इसके बाद सिंहभूम इन झारखंड एंड खेतरी माइंस इन राजस्थान. These are the famous places where we can get copper. अब नॉन फेरस मिनरल्स की यूजुअली बात की जाए तो इंडिया जो है बहुत अच्छा रैंक स्टैंड नहीं करता है इन द पोजीशन ऑफ होल्डिंग दिस नॉन फेरस मिनरल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है इंडिया के पास. अधिकतर जो भी नॉन फेरस मिनरल्स है वो हमें जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं. बट कुछ है जिसमें से कॉपर थोड़ा बहुत है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम बन जाता है. तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इंडिया यूज कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट इज बॉक्साइट. अब बॉक्साइट लिखने से पहले सबसे पहले आप इसका टेक्सचर मेंशन करेंगे. टेक्सचर क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, एल्यूमिना जिसे बोलते हैं. अब बॉक्साइट कहाँ पे मिलेगा तो बॉक्साइट ऐसे प्लेसेस पे भी मिलता है, ऐसे रॉक्स में रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स. जैसे कि मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कि बॉक्साइट जो है ऐसे रॉक्स के अंदर मिलता है जहाँ पे मिक्सिंग रहती है, फिर जो है प्यूरिफिकेशन होता है उसका. जब प्यूरिफाइड हो जाएगा वो सब्सटेंस तो जो भी सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हें साइड में निकाला जाता है, और जो रेसिडुअल सब्सटेंसेस रहते हैं ओर्स उन्हें अलग से निकाल के फिर प्यूरिफाई किया जाता है. तो वही थर्ड वाला जो है रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स. इसके बाद इसके यूसेस. तो बॉक्साइट की बात की जाए तो इसे जो है कई दूसरे मेटल्स के साथ जो है मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है. जैसे हम बात करें आयरन की तो एल्यूमिनियम या बॉक्साइट जो है आयरन के साथ मिक्स किए जाते हैं आयरन बनाने के लिए. फिर मैलिएबल है तो कई सारी शीट्स जो है एल्यूमिनियम फॉइल्स आप लोगों को पता होंगे, हम जो है टिफिन रैप करके लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स में ताकि गर्म रहे, तो वो सब जो है इधर से ही बनता है. इसके बाद एरियाज की बात करें कहाँ पे मिलता है तो माइकान हिल्स अमरकंटक पे है, बिलासपुर, कटनी, ओडिशा में जो है. अगर सिर्फ ओडिशा स्टेट की बात की जाए तो 45% जो बॉक्साइट है इस पर्टिकुलर स्टेट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब इसी स्टेट में ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बॉक्साइट मिलता है सो दैट इज पंचपटमाली इन कोरापुट. ओके, पंचपटमाली इन कोरापुट इन ओडिशा, जहाँ पे 45% जो है बॉक्साइट रिजर्व्स मिलते हैं. सो दिस इज अबाउट द नॉन फेरस मिनरल्स. मैंने टेबल बना दिया था ताकि जो है कंपैरिजन इजी रहे, बट फॉर्मेट यही रखिएगा हमेशा, यूजेस एंड एरियाज. बॉक्साइट को थोड़ा सा एलॉबरेट कर सकते हैं, टेक्सचर, यूजेस एंड देन एरियाज. इस वे में आप इसे मेंशन कर सकते हैं. ओके किड्स, तो एक एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जो नेपोलियन थर्ड थे, जब एल्यूमिनियम का जो है एक्सट्रैक्शन, बॉक्साइट का जो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, तो जो उनके सूट्स हुआ करते थे, जो भी वो आउटफिट पहना करते थे, तो उसके जो बटन्स होते थे, ये सारी चीजें वो एल्यूमिनियम के बने हुए पहनाते थे. उसके बाद जो भी गेस्ट आते थे, जो भी उनके रॉयल गेस्ट होते थे, उन्हें जो है वो खाना भी जो है एल्यूमिनियम के जो भी यूटेंसिल्स होते थे उनमें सर्व करते थे. उसके बाद जो लोअर कैटेगरी, जो ज्यादा चीफ या रॉयल नहीं होते थे नेपोलियन थर्ड के लिए, जो उनके गेस्ट जो ज्यादा मैटर नहीं करते थे, उन्हें वो जो है सोने और चांदी के जो यूटेंसिल्स होते थे उनमें खाना खिलवाते थे. फिर काफी टाइम बाद जब पता चला कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा प्रेशियस नहीं है लाइक द गोल्ड एंड सिल्वर, तो फिर कुछ टाइम बाद फ्रांस पेरिस की स्ट्रीट में जो बेगर्स होते थे
उनके हाथों में जो है एल्यूमिनियम के बर्तन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इंडिया की भी बात की जाए तो जितने भी बेगर है, भिखारी है, भीख मांगने के लिए उनके पास में हाथ में जो है एल्यूमिनियम का कुछ ना कुछ बर्तन ही देखने को मिलता है। इससे पता चल जाता है कि जो भी मटेरियल है, जो भी मिनरल है, वो प्रेशियस है कि नहीं है। क्योंकि अगर किसी के हाथ में चांदी का या सोने का कटोरा होगा तो फिर वो डेफिनेटली बेगर तो नहीं होगा। सो नेक्स्ट वी वुड बी मूविंग अबाउट द conservation of these minerals. अब जो भी ये फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स हैं, इट इज क्लियर कि इनका जो भी अमाउंट है वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्टॉक्स है हमारे पास इन चीजों के। ये भी पॉसिबल है कि अभी ऐसे कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हमें आइडिया भी नहीं है, मेटलर्जिकल एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं कि हाँ इस एरिया में भी जो है शायद चांसेस हैं, ट्रेसेस मिल सकते हैं किसी भी मिनरल के। तो अभी तक जो है हमारे पास जो भी स्टॉक्स है वो लिमिटेड है। तो उन स्टॉक्स को जो है इस वे में यूज करना कि अगेन कम्स द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वे में यूज करना कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स भी फुलफिल हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो भी उसके लिए भी हम कुछ जो है स्टॉक बचा के रख सके। तो पहला तो लिमिटेड स्टॉक्स हैं तो इसलिए जरूरी है इन मिनरल्स को कंजर्वेशन करना। सेकेंडली जो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है मिनरल्स का, कोई भी मिनरल हो, इट इज वेरी हजार्डस। देयर इज ऑलवेज अ threat of life for all the people who are working on this mines। जो भी एक्सट्रैक्शन के लिए जो माइंस होती हैं, कोल माइंस होती है, गोल्ड डायमंड जो भी माइंस होती हैं, यहाँ पे जो भी एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो भी वर्कर्स जाते हैं उनकी लाइफ पे हमेशा ही खतरा होता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्शन करने के लिए जब वो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले किसी भी माइन में एंटर करेंगे तो ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा काफ़ी कम होता है माइंस के अंदर। तो सबसे पहले उन्हें ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, लंग्स जो है उनके सफोकेशन की वजह से जो है ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, स्किन इरिटेशन, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहाँ पे जो है माइनिंग जो हो रही होती है तो डस्ट पार्टिकल्स जो है सराउंडिंग्स में अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। डार्कनेस में कॉन्स्टेंटली काम करना, मिनिमम लाइट में काम करना, तो आँखों को परेशानी। तो ये सारे जो हजार्ड्स होते हैं उन वर्कर्स के लिए अवेलेबल होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो जब भी किसी भी मिनरल को यूज़ कर रहे होते हैं उसको ख़राब करने से पहले हमें उन वर्कर्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो अपनी लाइफ पे खेलते हुए वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और हमारे लिए इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके लाके देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। उसके ऊपर नोट कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, या ये जो मिनरल्स का कंजर्वेशन है वो क्यों ज़रूरी है। तो आप बता सकते हैं स्टॉक्स लिमिटेड हैं, आगे वाली जनरेशन को क्या पता यूज़ करने के लिए मिले या ना मिले। ये सारे पॉइंट्स आप कंपाइल अप करके अपने वर्ड्स में इस आंसर को मेंशन कर सकते हो। नॉन फेरस जब हम मिनरल स्टडी कर रहे थे तो एक और इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल है, दैट इज माइका। अच्छा, अब माइका के यूजेस के बारे में हम बात करें तो जो टूथपेस्ट हम रोज सुबह मॉर्निंग में यूज़ करते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो जैसे पेस्ट लेते हैं मुंह में, जो ठंडक सी आती है एकदम से, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे जो है मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं पेस्ट में, फ्लोराइड्स होते हैं, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो माइका भी जो है जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइका। माइका जो है बेबी टैल्क्स जो होते हैं, पाउडर्स जो होते हैं, उसके अंदर भी जो है माइका यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो बॉटल्स होते हैं टैल्क के, उसमें एक बेबीज़ के लिए स्पेशली एक हमेशा एक रहता है कि प्रिकॉशन की बच्चे के फेस या आइज़ के एरियाज में जो है इसे कम से कम यूज़ किया जाए, क्योंकि लंग्स के लिए थोड़ा सा जो ये हजार्डस होता है। अब माइका का अगर टेक्सचर की बात की जाए कि कैसा टेक्सचर होता है, दिखता कैसा है, तो बहुत ही पतली शीट्स जो होती है माइका की रहती हैं। शीट्स प्लेट्स के फॉर्म में जो है ये अवेलेबल होता है। बिल्कुल आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, एग ऐसी शीट है, बिल्कुल आराम से इसे तोड़ सकते हो।
अगर इसके कलर की बात की जाए तो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। क्लियर कलर होता है, ब्लैक ग्रीन भी होता है, रेड येलो ब्राउन, ये सारे जो है माइका के कलर्स होते हैं। यूजेस की बात करें तो माइका जो है, एक तो मैंने बताया कि टूथपेस्ट पाउडर्स इन सब में यूज होता है। फिर एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर मतलब एक होता है कंडक्टर, एक होता है नॉन कंडक्टर। तो इंसुलेटर इज अ टाइप नॉन कंडक्टर। तो इंसुलेटर्स में जो है इसको यूज किया जाता है। कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे भी जो है माइका का यूज किया जाता है। अब हम बात करें एरियाज के कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे जो है माइका रिजर्व्स हैं। तो जो नॉर्थर्न एज है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, वहाँ पे जो है माइका रिजर्व्स हैं। उसके बाद कोडरमा गया इन हजारीबाग। अब ये पूरा एरिया जो है आता है इन द झारखंड स्टेट। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे नेल्लोर। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे माइका रिजर्व्स जो है हमारी कंट्री के अवेलेबल हैं। अच्छा, एक अनदर कैटेगरी ऑफ मिनरल्स होती है, वो होती है रॉक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो रॉक्स के अंदर जो है किसी और एलिमेंट के साथ जो है कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हो। ठीक है, तो ऐसा ही एक होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन रॉक्स के अंदर जो है हम बात कर सकते हैं कैल्शियम इन कॉम्बिनेशन विद कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट्स, और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स रॉक्स के साथ जब कंबाइंड होते हैं तो फिर वो फॉर्मेशन करते हैं लाइमस्टोन का। ओके, अब इसके यूजेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है लाइमस्टोन यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। सीमेंट बनेगा ही नहीं अगर लाइमस्टोन जो है अवेलेबल नहीं हो, और सीमेंट नहीं होगा तो हमारी कोई भी बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगी, हमारे घर नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो आयरन और के जो फर्नेसेस होते हैं जहाँ पे प्यूरिफिकेशन या किसी भी चीज़ को बनाने का काम चल रहा होता है, तो स्मेल्टिंग के लिए जो है लाइमस्टोन का एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल रोल होता है। तो स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेसेस, दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ दिस लाइमस्टोन रॉक मिनरल। सो इसमें जो है एक और भी कई सारे टाइप्स हैं रॉक मिनरल्स के, बट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से कंसर्न है वो लाइमस्टोन है। ऑब्जेक्टिव जो है फ्रेम हो सकता है कि यूजेस बताइए ऐसा कौन सा मिनरल है जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट इट इज लाइमस्टोन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जितने भी मिनरल्स देखे थे वो आयरन कंटेंट के बेसिस पे देखे थे, फेरस, नॉन फेरस और मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस पे देखे थे। अब जो है कैटेगरी हम देखेंगे दैट वुड बी एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिससे जो है एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अब एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब कन्वेंशनल की हम बात करें तो दे आर द ओल्ड स्कूल रिसोर्सेज जो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, बहुत पहले ही इनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका था और पता चल चुका था कि दीज थिंग्स कुड बी यूज टू डिराइव एनर्जी, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या कोई भी व्हीकल है उसको रन करने के फॉर्म में। तो इसमें जो है कन्वेंशनल रिसोर्सेज में जो है द फर्स्ट दैट वी वुड बी स्टडिंग इज कोल। अब सभी शायद अवेयर हैं कि नहीं, बट कोल एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज या फ्यूल्स जिनका फॉर्मेशन जो है काफ़ी साल लेता है, मतलब आप मान सकते हैं मिलियंस थाउजेंड्स ईयर्स जो है इनके फॉर्मेशन में लग जाते हैं। बनते कैसे हैं? जो भी डेड रिमेन्स होते हैं, इधर इट इज़ अ प्लांट और इधर इट इज़ एन एनिमल, उनके जो भी डेड रिमेन्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिग्रेड होते जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसका, और फिर जो है फाइनली जाके जो है हमें मिलता है कोल। अब क्योंकि जो फॉर्मेशन है काफ़ी लंबा है तो इसलिए जो है सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कोल का कि इसका इस वे में यूज़ करें कि स्टॉक जो है ख़त्म ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एस्टिमेटेड है कि द कोल रिजर्व्स आर एंड द कोल रिजर्व्स आर अबाउट टू एंड इन द नेक्स्ट 50 to 70 ईयर्स। तो आने वाली जनरेशन को तो शायद पता ही ना चले कि कोयला या कोल जो है होता क्या है। तो सबसे पहले कोल इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल
फॉसिल फ्यूल को छोटे से एक 1 और 2 लाइन में आप डिस्क्राइब कर देंगे। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जो कॉन्स्टेंटली डिग्रेड होता है और उसके बाद जो है इसका फॉर्मेशन होता है। अब टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के कोल जो है इंडिया में अवेलेबल हैं। सबसे पहला है लिग्नाइट, द फर्स्ट इज लिग्नाइट। दूसरे कोल की बात करें बाइटुमिनस एंड द थर्ड इज एंथ्रेसाइट। अब इन सब में जो है बेस्ट कौन सा है, खराब कौन सा है, वो हम देखते हैं। तो बेस्ट कैटेगरी की बात करें, फाइनेस्ट कोल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, काफ़ी हार्ड होता है, ब्लास्ट फर्नेसेस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो यूज़ करने वाला होता है वो है एंथ्रासाइट। सो इफ आस्क्ड इन एन MCQ और 1 word टाइप क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू आंसर एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इसके बाद आता है बाइटुमिनस, एंथ्रासाइट से थोड़ा सा कम हार्ड होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। इसके बाद जो है आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट का दूसरा नाम सॉफ्ट कोल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कार्बन कंटेंट भी कम होता है और जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छी हीटिंग प्रॉपर्टीज ये नहीं देता है क्योंकि सॉफ्ट होता है, इसलिए। तो 3 टाइप्स आर द लिग्नाइट, बाइटुमिनस, एंथ्रासाइट। बेस्ट एंथ्रासाइट, लिटिल लिग्नाइट, ठीक है। इसे लो ग्रेड ब्राउन कोल भी बोलते हैं। लिग्नाइट की बात की जाए कि लिग्नाइट कहाँ पे मिलता है, तो लिग्नाइट इज यूजुअली फाउंड इन नेवेली। नेवेली माइंस आर इन तमिलनाडु। देन कम्स द कैटेगरी एरियाज वेयर कोल रिजर्व्स आर फाउंड। तो आप सभी ने गोंडवाना लैंड के बारे में सुना होगा। गोंडवाना लैंड वो एरिया है जहाँ से जो है इंडिया का इमर्जेंस हुआ था बहुत सालों पहले। यहीं पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स आई थी, इसके बाद जो है जो भी कॉन्टिनेंट्स थे सेपरेट हुए थे, अलग अलग हुए थे, क्योंकि पहले तो पूरा एक ही एरिया था, कोई सेपरेशन नहीं था सीज से, ठीक है। तो गोंडवाना जो बेल्ट है वहाँ पे जो है कोल रिजर्व्स कुछ ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। अब इंडिया की बात की जाए तो झारिया, रानीगंज, बोकारो, दामोदर वैली और फिर सदर्न एरियाज में हम जाएं तो महानदी, कृष्णा रिवर के जो बेल्ट्स हैं, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो है कोल माइंस जो है अवेलेबल हैं और यहीं से जो है इन्हीं माइंस से जो है कोल्स का जो है एक्सट्रैक्शन होता है। सो दिस इज अबाउट कोल। नेक्स्ट दैट वी वुड बी स्टडिंग वुड बी ऑफ पेट्रोल। अच्छा, सो अनदर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सेम प्रोसेस है, बहुत सारे साल जो है इसे लग जाते हैं इसके फॉर्मेशन में, बट कोल से डिफरेंस ये है कि पेट्रोलियम जो है सेडिमेंटेशन जो होता है उसमें में फॉर्म होता है। मतलब जो भी सी बेड्स होते हैं उसके अंदर जो है जो भी रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, वहाँ पे डिकम्पोजिशन का जो है काम स्टार्ट हो जाता है। डेड डिकेइंग एनिमल्स विच आर फाउंड इन द सी बेड्स, फिशेस हैं, लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, जो भी हैं बड़े बड़े फिशेस हैं, उनकी डेड बॉडीज जो है वहाँ पे डिकम्पोज होती रहती हैं। जो भी सी के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं वो सब मिलके जो है डिकम्पोज होते हैं। अगेन इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली एक चीज़ बनती है, दैट इज क्रूड ऑयल। टू टेक इन योर नोटिस, पेट्रोलियम जो है प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। हमें जो है जो भी सी बेड्स होते हैं वहाँ से जो है क्रूड ऑयल मिलता है। वो क्रूड ऑयल जो है फिर आके जो रिफाइनरीज होती हैं, फर्नेसेस होते हैं, वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन चलता है। अलग अलग टेम्परेचर पे जो है उस क्रूड ऑयल को बर्न किया जाता है। फिर उसी फर्नेस में अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं जहाँ से इन चीज़ों का एक्सट्रैक्शन होता है। साइंस में आप लोग आगे चल के शायद पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग टेम्परेचर पे जो है जब इसे हीट किया जाता है क्रूड ऑयल को, तो पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा, जो पेट्रोलियम जेली होती है लाइक वैसलीन, ये सारी चीज़ें जो है हमें इसके प्यूरिफिकेशन से मिलती है। अब इसी वजह से जो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज को बोला जाता है नोडल इंडस्ट्री, क्योंकि इसका जो भी आउटपुट होता है, जो भी आउटकम होता है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज में जो है यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोलियम के जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेंट्स में, जो
पेंट्स और अलग अलग डिस्टेंपर्स, इन सब चीज़ों में जो है इनका यूज़ किया जाता है। पेट्रोल की बात की जाए तो सभी को पता है पेट्रोल डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। हम स्कूल नहीं जा सकते, हम कहीं शॉपिंग करने नहीं जा सकते, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा टू व्हीलर जो है वो पेट्रोल पे रन कर रहा होता है। डीजल वाली कार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मैक्सिमम कार्स जो हैं जो थोड़े चीपर होते हैं, क्योंकि डीजल वाले मॉडल हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि मैक्सिमम पीपल जो हैं ऑप्ट करते हैं फॉर पेट्रोल वन, बट दे आर पीपल हु ऑप्ट फॉर डीजल वन बिकॉज डीजल जो है पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पोल्यूट करता है एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स को। इसीलिए जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो अधिकतर जो है डीजल रनिंग ही होते हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होती है। तो इन द मीन टाइम वो पूरा एनवायरमेंट जो है पोल्यूट ना करे, इसलिए वो डीजल बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग ओनली अबाउट पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का पहला एरिया कैसे फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है, इसके बाद रिफाइनरीज के बारे में आप मेंशन करेंगे। उसके बाद इंडिया में जो है पेट्रोल कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो इंडिया में अरेबियन सी के अंदर प्लेस है बॉम्बे हाई। टोटल 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एरिया। इसके बाद आती है बात गुजरात की। तो गुजरात में एक प्लेस है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर से जो है इंडिया का 18% ऑयल या पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद आती है बात असम की। असम से 16% ऑफ पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड डिगबोई। गुजरात, अंकलेश्वर, असम, डिगबोई। अब असम के बारे में एक और चीज़ है कि असम जो है इंडिया में मिलने वाला सबसे ओल्डेस्ट पेट्रोल फील्ड है, मतलब सबसे पुराना जो पेट्रोल का वो था वेल, वो असम डिगबोई से मिला था। तो दिस इज अबाउट पेट्रोलियम एरियाज, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, इस तरह से जो है आप अपना आंसर कंपाइल करेंगे। ओके, नेक्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंपाइल वे में हम इसे देखेंगे। अब नेचुरल गैस जो है कोल और पेट्रोल से कैसे डिफर करता है, तो कोल और पेट्रोल जब बर्न किए जाते हैं तो उनके जो एमिशंस होते हैं वो नेचर और सराउंडिंग्स के लिए जो है हार्मफुल होते हैं। डस्ट, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीजिंग, ये सारी चीज़ें जो है, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देना आसपास की सराउंडिंग्स का, ये जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑफ बर्निंग कोल एंड पेट्रोल एंड अदर रिसोर्सेज। बट अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस जो होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में इससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी माइन्यूट ट्रेसेस में निकलते हैं। अब हम एरियाज़ की बात करें कि कैसे कैसे एरियाज़ में इंडिया में अवेलेबल है, तो इंडिया के अंदर पहला तो ये गोदावरी कृष्णा बेसिन जो है वहाँ पे अवेलेबल होता है ऑफस्प्रिंग हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में। उसके बाद गल्फ ऑफ कैम्बे में ये अवेलेबल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी जो है नेचुरल गैस जो है अवेलेबल है। अब एक इंडिया में लॉन्गेस्ट जो है पाइपलाइन डाली गई थी, इट वाज 1700 किलोमीटर लॉन्ग। एरियाज थे हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन लिंक्स। अब ये वहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड थे? बॉम्बे हाई तक। तो क्या कर रहे थे, वहाँ से लेकर जो है ये नेचुरल गैस को उस पाइपलाइन में लेकर जा रहे थे। इसी बीच में काफ़ी सारे फर्टिलाइजर प्लांट्स और कई सारे इंडस्ट्रीज को ये जो है रॉ मटेरियल के फॉर्म में सर्व करवा रहे थे। तो दिस इज अबाउट नेचुरल गैस विच यू कुड राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी अलग से नहीं बनती है, इसको बनाने के लिए दूसरे रिसोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें वाटर की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो जितने भी रिवर्स हैं उन पे जब डैम्स या इन सब का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, तो फिर उस एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और सप्लाई होती है। तो पहला सोर्स हो जाता है वाटर। इंडिया में कई सारे रिवर्स पे जो है अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे भाखरा नांगल है, दामोदर वैली है, सतलज रिवर पे है। तो अलग अलग जितने भी रिवर्स है उन पे कोई ना कोई जो है
इलेक्ट्रिसिटी रनिंग प्रोग्राम जो है चल रहा होता है, ताकि आसपास के जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद होता है थर्मल। थर्मल में जो है हम हेल्प लेते हैं किसी ना किसी दूसरे रिसोर्स की। ये कोल हो सकता है, ठीक है, पेट्रोल भी हो सकता है। तो कोल की जब हम हेल्प ले रहे होते हैं तो वो हो जाता है थर्मल। थर्मल स्टेशंस होते हैं जहाँ से इन चीज़ों को बर्न किया जाता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो है 310 थर्मल स्टेशंस हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये दो लास्ट कैटेगरी थे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। बिफोर दिस वी हैव स्टडीड अबाउट कोल एंड पेट्रोल. Next we would be studying is the non-conventional resources of energy which are available in our country. बंद है, अच्छा। तो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल देम अल्टरनेट। ऐसा टाइम भले ही ना आए, वी विश कि ना आए, जब हमारी कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट हो जाएं, जब हमारे पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं हो कि जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं वो कैसे रन करें, किस तरह से इंडस्ट्रीज रन होगी, ये सारी चीज़ों के लिए जब कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, तब जो है जो अल्टरनेट टेक्निक्स जो है, जो कॉन्स्टेंटली साइंटिस्ट जिस पे काम कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, वो जो है काम आएंगे। तो अल्टरनेटिव जो भी है टेक्निक्स, उसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर प्लांट्स में ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जिनके कॉम्बिनेशन पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट की जाए तो फिर जो है काफ़ी सारे एरियाज जो है या छोटे मोटे गांव आसपास के सिटीज़ जो है वहाँ तक जो है इजीली इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो पहले हम डिपेंडेंट थे कि थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से मिले या फिर किसी थर्मल पावर प्लांट से मिले, वो हम इस एरियाज में बना सकते हैं। अब ये वाली जो टेक्निक्स है वो अरावली हिल्स जो है हमारे राजस्थान के, वहाँ पे जो है एम्प्लॉय की जा रही है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात की जाए तो सन की एनर्जी, सोलर पैनल्स टेरेसेस पे लगाना अपने अपने, और फिर जितनी भी लाइट है उसको, सनलाइट है उसको ऑब्जॉर्ब करना, कलेक्ट करके रखना और फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करवाना, ये होता है इसमें, ठीक है। अब इंडिया में ऐसे एरियाज जहाँ पे अच्छी क्वालिटी जो है सनलाइट की, क्योंकि सोलर पैनल्स में बहुत अच्छी क्वालिटी सनलाइट की ज़रूरत होती है। माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ क्लाउड्स भी अगर आ गए तो फिर वो जो लाइट जो है वो किसी काम की नहीं रहती। तो राजस्थान, गुजरात ऐसे केपेबल स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं, डेवलपिंग है, और काफ़ी अच्छा स्कोप है कि आने वाले टाइम में जो है ये स्टेट्स टोटली डिपेंडेंट हो जाए इस टेक्निक पे। नेक्स्ट बात करें विंड पावर, तो विंड पावर के लिए भी सेम, अच्छी तेज विंड चल रही हो, विंड मिल्स इस्टेब्लिश्ड हो पूरे कंटिन्यूस फ्लो में, तो फिर जो है विंड को जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे भी सेम बात की जाए तो कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, इन सब एरियाज में जो है इस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। तमिलनाडु में फेमस एरिया है विंड फील्ड है, दैट इज़ नागरकोइल। इसके बाद बात की जाए बायोगैस की, तो ये जो है बायोगैस जो है इंडियन वे है, पुराना टेक्निक है जो है इंडियन विलेजेस जो हैं वहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जो भी कंपोस्ट होता है, जो भी कैटल्स होते हैं किसानों के पास, उन कैटल्स का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कॉन्स्टेंटली वो स्टोर करते रहते हैं, फिर उससे जो है गैस बनती है, उस गैस को जो है नॉर्मल जो फूड कुक करना होता है इन सब चीज़ों में जो है यूज़ किया जाता है बर्निंग के प्रोसेस के लिए। तो बायोगैस भी एक अच्छा अल्टरनेटिव वे है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, जिसे जो है ऐसे रिमोट प्लेसेस या एरियाज में डेवलप किया जा सकता है जहाँ पे ये सारी टेक्निक्स जो है एम्प्लॉय नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी की बात की जाए तो
आसपास के सीज में जो टाइड्स रेस होती हैं, उन टाइड्स को जो है, उन टाइड से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको कन्वेंशनल फॉर्म में लेकर आना, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेकर आना इज व्हाट टाइडल एनर्जी इज अबाउट। तो टाइडल एनर्जी इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती है। लास्ट इज द जियोथर्मल एनर्जी। जियो दैट मीन्स अर्थ, थर्मल हीट। तो अर्थ के अंदर की जो हीट होती है जो बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट शावर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, तो उस एनर्जी को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हुआ है इस फील्ड में, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सके। तो जियोथर्मल की बात करें तो इंडिया में भी सिर्फ 2 ही प्लेसेस हैं अवेलेबल जहाँ पे इस फील्ड में काम हो रहा है। पहला है पार्वती वैली, मणिकर्ण। दिस प्लेस इज इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। The another one is in the Puga Valley in Ladakh. लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ पे जो ऐसे कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ वाइट डेजर्ट, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ स्नो है, क्या मिलेगा। बट एक्चुअल में अगर साइंटिस्ट की बात मानी जाए तो ये इतना मिनरल रिच एरिया है कि वहाँ पे अच्छे खासे जो हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज डेवलप किए जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टेक्निक और इक्विपमेंट्स नहीं है कि वहाँ पे जो भी है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस या स्टडी जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से कैरी आउट की जा सके। बट स्टिल वी हैव अ प्रोग्राम रनिंग ओवर देयर दैट इज इन द पूगा वैली ऑफ लद्दाख। सो दिस इज अबाउट द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये सारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट राइटिंग अ नोट ओवर द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, सो यू कैन मेंशन ऑल दिस टाइप्स विद द एरियाज दे आर अवेलेबल, और छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप उसका दे दीजिए कि इसके अंदर ये चीज होती है। लास्ट में एक और टॉपिक आता है आप लोगों का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, शॉर्ट नोट लिखिए इस चैप्टर से। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, तो यू शुड बी एबल टू राइट कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं अभी इस पीक तक नहीं आ पाए हैं कि उसका हम बहुत अच्छे वे में जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। इसलिए अभी ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ करें, और जितने भी मिनरल्स हैं उनका इस वे में यूज़ करें कि हम भी सेटिस्फाइड रहे और आने वाली जनरेशन के लिए भी जो है कुछ ना कुछ अवेलेबल रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. I hope what all the knowledge that I provided would be sufficient for you. And this is about minerals and energy resources. In the next class, we would be studying another topic from the geography book of our 10th standard. Thank you.